Hello and I welcome you to all our YouTube channel। तो 25 मिनट रिवीजन सीरीज के और एक नए सेशन में आगे बढ़ते हुए हम इकोनॉमिक्स के चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट को आज क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे और कोशिश करेंगे कि 25 मिनट में इसका पूरा रिवीजन कंप्लीट हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू कहाँ से करेंगे? सबसे पहले हम आपको एक जनरल ओवरव्यू देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम मनी को देखेंगे एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी क्या है, लोन एक्टिविटीज़ बैंक कैसे परफॉर्म करती हैं, दो अलग अलग क्रेडिट सिचुएशंस क्या होती हैं, टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होते हैं, फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है, ये क्यों ज़रूरी है, फिर उसके बाद सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है। तो मनी एंड क्रेडिट अगर आप देखो तो बोर्ड का सबसे फेवरेट चैप्टर है, क्योंकि इसमें से आपके अगर इकोनॉमिक्स में रिटन पार्ट में जो क्वेश्चन आएगा, जैसे कि इस बार 20 एमसीक्यू है, उसके अलावा जो रिटन पार्ट में क्वेश्चन है तो वो इकोनॉमिक्स में मनी एंड क्रेडिट से सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे बार्टर सिस्टम वगैरह जो क्वेश्चन है, यहाँ से आपको ये जो मनी एंड क्रेडिट चैप्टर है ये इकोनॉमिक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज देखेंगे हम। तो पैसे से पहले, जब पैसा नहीं था तो उसके पहले चीज़ें कैसे काम करती थी। अब ऐसा तो है नहीं पैसा अभी आया, पैसा बहुत समय पहले आ चुका था, लेकिन उसके पहले भी जो मनी या फिर एक तरह से आप कहो कि जो मीडिएट करता है दो चीज़ों के बीच में, बाय एंड सेलिंग के बीच में जो मीडिएट करता है, वो पहले अगर जब मनी नहीं था तब कैसे होता था, तब आपके डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट या फिर आप कहें कि बार्टर सिस्टम। ठीक है, बार्टर सिस्टम के अंडर में हम चीज़ों को एक्सचेंज करते थे कि अगर मान लीजिए कोई एक पार्टी है, ठीक है, उसे क्या चाहिए, उसे कुछ प्रोडक्ट चाहिए और दूसरे को भी क्या चाहिए, उसके एक्सचेंज में वो प्रोडक्ट चाहिए। तो इसे हम क्या कहते हैं, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट या फिर बार्टर सिस्टम कहते थे। कि जैसे मैं हूँ, मुझे कोई बुक चाहिए और सामने मेरे पास एक्सचेंज करने के लिए क्या है, कॉपी है, और सामने वाले के पास क्या है, एक कॉपी है, उसे एक्सचेंज में क्या चाहिए, सॉरी, उसे कॉपी चाहिए और उसके एक्सचेंज में क्या है, उसके पास बुक है। और हम क्या करेंगे, जब दोनों अपनी कमोडिटी को एक्सचेंज कर लेंगे, ठीक है, हम उससे बुक ले लेंगे और वो मुझसे क्या कर लेगा, कॉपी ले लेगा, तो उसके बाद हम क्या, उसी को क्या कहेंगे, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं था, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते थे इसमें। कभी कभी क्या होती थी कि जल्दी कोई बायर या फिर कोई जो एक्सचेंज करने के लिए प्रोडक्ट्स हैं जो हमें चाहिए वो मिलता नहीं था। इसलिए अगर आज के टाइम में अगर हम देखें तो हम जो मनी को यूज़ करते हैं, मनी क्या करता है हमें, मनी एक तरह से इंटरमीडिएट या फिर ऐसी चीज़ के लिए काम करता है जो कि हम इजीली प्रोडक्ट्स को क्या कर पाते हैं, परचेज या फिर सेल कर पाते हैं। ठीक है, एक्सचेंज प्रोसेस को क्या कर देता है, इजी कर देता है। तो मनी इज ऑल्सो कॉल्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्लियर है? तो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में क्या है कि अगर हम आज के समय में जो मनी यूज करते हैं तो उस मनी में क्या है, सबसे पहला करेंसी। ठीक है, अगर हम करेंसी की बात करें तो करेंसी क्या है, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है, करेंसी है। फिर डिपॉजिट विथ बैंक्स। तो बैंक का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत बाद में आया, जैसे कि मॉडर्न एरा में अगर हम आज के समय में देखें तो बैंक से जो ट्रांजैक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन अगर यही हम 10 साल पहले या फिर 15 साल पहले देखें तो बैंक्स के साथ इतना ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं होता था। ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्रांजैक्शन है वो किसमें, मनी या फिर करेंसी के फॉर्म में होता था। वो करेंसी कौन सी, पेपर नोट्स और कॉइन से। ठीक है, और ये करेंसी क्या है कि किसी भी गुड्स को परचेज करते समय आप क्या कर सकते हो, उसके एक्सचेंज में आप मनी दे सकते हो। क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, इसे रेगुलेट करती है और अथोराइज करती है कि आप क्या कर सकते हो, किसी भी गुड्स को परचेज करते समय आप मनी को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज करेंगे। कोई भी इसे डिनाई नहीं कर सकता कि अगर आप दुकान पे कोई प्रोडक्ट लेने गए और उसने कहा कि, आपने कहा कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए और उसके बदले आप उसे रुपीस दे रहे हो,
तो वो मना नहीं कर सकता कि नहीं मैं रुपीस नहीं लूंगा, कुछ और लूंगा, क्योंकि ये क्या है, एक लीगल टेंडर है। और लीगल टेंडर होने की वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, मैंडेटरी करती है कि आपको क्या करना होगा, मनी को या फिर रुपीस को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज करना पड़ेगा। ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है, इंडिया की जो करेंसी है रुपी, उसे इशू करती है किसके बिहाफ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे। ठीक है। तो करेंसी की ये 3 पॉइंट्स हैं कि सबसे पहले कि जो मॉडर्न डे ऑफ करेंसी है वो क्या है, पेपर नोट और कॉइन्स है। इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अथॉराइज करती है, कोई भी इसे डिनाई नहीं कर सकता। ठीक है। इसे लोग एक्सेप्ट करेंगे एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है, रुपीस को मॉनिटर करती है और इसे इशू करती है किसके बिहाफ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे। ठीक है। और अब अगर हम बात करें डिपॉजिट विथ बैंक्स, तो डिपॉजिट विथ बैंक्स क्या करता है कि अगर हम बैंक्स की बात करें तो बैंक में हम पैसे को डिपॉजिट करते हैं, डिपॉजिट करने के बाद हमें कुछ इंटरेस्ट रेट मिलता है। ठीक है। अगर हम बैंक में कुछ पैसा डिपॉजिट करते हैं तो उसके बदले में हमें इंटरेस्ट रेट मिलता है ना। तो बैंक में डिपॉजिट करने का फायदा यही है कि हमें उसके बदले में इंटरेस्ट रेट मिलेगा। ठीक है। और हम उसे कभी भी अपनी मर्जी से क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। एक तरह से ये सेफेस्ट फॉर्म है कि अगर हम घर में पैसा रखते हैं, चोरी हो जाएगी, फिर क्या होगा, अगर आप बैंक में पैसा रखते हैं वहां से चोरी भी हो जाएगी, तो एक तरह से आपका पैसा सिक्योर रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट एक तरह से लाइबल है इसके लिए कि जो आपने बैंक में पैसा रखा है उसे सेफ रखना किसकी जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। ठीक है। तो बैंक्स डिपॉजिट को एक्सेप्ट करती हैं और उसके साथ आपको इंटरेस्ट पे करती हैं। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद अगर हम देखें तो बैंक्स जो ये डिपॉजिट है, बैंक में जो आप डिपॉजिट करते हो उसे आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हो। इसे हम क्या कहते हैं, डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। ठीक है। आप जो पैसे को विड्रॉ करते हैं इसे हम डिमांड डिपॉजिट करते हैं। और अगर हम मॉडर्न में देखें, मॉडर्न टाइम में, तो हम डिपॉजिट, जो डिमांड डिपॉजिट है उसे बहुत सारे तरीकों से यूज करते हैं, जैसे चेक, कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग। ये सब क्या है, आपके डिमांड डिपॉजिट के ही टाइप्स हैं। क्लियर है। अगर मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी देखें तो करेंसी एंड डिपॉजिट्स आर क्लोजली इंटरलिंक्ड। अगर आप देखें कि जो भी आपका पैसा है वो कहीं ना कहीं बैंक से इंटरलिंक्ड होता है। क्यों, अगर बैंक नहीं होगा तो फिर आपका जो पैसा है उसकी वैल्यू कैसे फिक्स की जाएगी। बैंक नहीं है तो वो आप पैसा, आज के समय तो बैंक इतना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि अगर आपको कोई भी ट्रांजैक्शन करना है वो चेक्स के थ्रू कर रहे हैं, क्योंकि अब गवर्नमेंट हर ट्रांजैक्शन को मॉनिटर करती है टैक्स के लिए। तो आज अगर हम देखें तो 10 सालों में जो डिपॉजिट विद बैंक्स है, इनका जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है इन टर्म्स ऑफ पेपर नोट एंड कॉइन्स। ठीक है। क्लियर है। अब अगर दुकान पे जाते हो तो दुकान पे क्या करते हो कि अब पेपर नोट उतना ज़्यादा डिमांड होता नहीं कि अंकल यूपीआई कर देता हूँ, कार्ड से पेमेंट कर देते हैं। ठीक है। आज के समय इतना कैश लेके कौन चलता है। क्लियर है। अगर हम देखें तो लोन्स एक्टिविटी ऑफ बैंक, कि बैंक की जो लोन, बैंक कैसे लोन एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है। तो बैंक क्या करता है कि जो ये बैंक है वो अपने जो डिपॉजिटर्स हैं, जैसे जो लोकल पब्लिक है, उससे पैसा डिपॉजिट लेता है, उन्हें बदले में क्या देता है, इंटरेस्ट देता है। अब इंटरेस्ट कैसे देगा, उसके पास पैसे का पेड़ थोड़ी है कि आप पैसा दोगे वो हिलाएगा और उसके बाद उसमें से आपको इंटरेस्ट दे देगा। नहीं, वो क्या करता है, आप जो डिपॉजिट करते हैं उस डिपॉजिट को किसी को लोन देगा। ठीक है। जो भी जरूरतमंद है, बिजनेसमैन है, बोरोवर है, उसे वो लोन देगा और लोन के बदले में उससे इंटरेस्ट लेगा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा और उस इंटरेस्ट में से कुछ पार्ट आपको देगा। ठीक है। यहाँ पे कुछ पार्ट आपको देगा और बाकी ये बैंक के इनकम सोर्स में जाएगा। यही बैंक का क्या होगा, इनकम होगा। क्लियर है। बैंक क्या करता है, मीडिएट करता है। अब आपको अगर किसी को लोन देना है तो ऐसा थोड़ी है कि आप मार्केट में जाके घूमोगे कि लोन में बांट रहा हूँ आप ले लो। नहीं, वो क्या करोगे, आप सीधा बैंक में पैसे रख दोगे या फिर आप किसी कंपनी के शेयर वगैरह खरीद लोगे। तो इसमें क्या होगा
कि जो बैंक है वो आपको सीधा इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करा देगा और इधर से इंटरेस्ट रेट लेगा। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है कि मान लो ये जो बोरोवर है, ठीक है, ये पैसा देने से डिनाई कर देता है बैंक को, कि बैंक से हमने यहाँ से पैसा तो लिया लेकिन उसके बाद वापस देने से क्या कर दिया, डिनाई कर दिया कि नहीं भाई हमारे पास पैसा नहीं है, या फिर विजय माल्या की तरह क्या कर दिया, भाग गया इंग्लैंड। अब इस कंडीशन में बैंक क्या करेगी, तो इसका आंसर कमेंट में जरूर देना, ठीक है, भूलना मत। बैंक क्या करता है कि एक तरह से मीडिएटर की तरह काम करता है, और जो सरप्लस फंड है जो डिपॉजिटर्स का, वो क्या कर देता है, लोन की तरह बांटता है। वो लोन, उसी लोन से क्या करता है, वो डिपॉजिटर को इंटरेस्ट देता है और वो बैंक का इनकम होता है। गवर्नमेंट ने आज के समय क्या किया है कि जितना भी आपका फंड डिपॉजिटर डिपॉजिट करते हैं उसका 15% कैश, ठीक है, 15% कैश आपके यहाँ पे होना चाहिए बैंक में, ताकि अगर मान लो कोई विड्रॉ करने के लिए आए तो ऐसा ना हो कि कहते कि बैंक में पैसा नहीं है, ठीक है। बैंक क्या करता है, अपना मेजर पोर्शन जो डिपॉजिट का है वो लोन के रूप में ही क्या करता है, उसे मार्केट में दे देता है, और उससे ही बैंक की इनकम होती है। तो एक्टिविटीज समझ में आ गई। एक्टिविटीज का अगर कोई क्वेश्चन आता है कि हाउ बैंक परफॉर्म, बैंक कैसे परफॉर्म करता है, बैंक कैसे अपनी बैंक का इनकम कैसे आता है, तो ये आपको ये फिगर बनाना ज़रूरी है। अब फिगर बनाने में ऐसा थोड़ी कि इनको भी बनाओगे, तुम्हारे जो भी ये डिपॉजिटर्स दिख रहे हैं आप इनको बनाएंगे, बोरोवर्स को बनाएंगे, तो उतना टाइम तो रहेगा नहीं कि आप वहाँ पे पेंटिंग करें। तो आप क्या सिंपल यहाँ पे डिपॉजिटर्स लिख देंगे और ये एरोज दिखा देंगे, फिर उसके बाद बीच में बैंक दिखा देंगे, फिर बोरोवर लिखेंगे, बोरोवर के बाद ये एरोज दिखा देंगे। तो उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, इसमें मार्क्स बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे, कहीं पे भी एक नंबर कटेगा नहीं। अब देखिए, अगर आपने बैंक से लोन ले लिया तो आपके लिए दो सिचुएशंस हो सकती हैं, ठीक है। कैसे, एक फ्रूटफुल सिचुएशन, या तो आपके लिए लोन क्या करेगा, एक तरह से अच्छे के लिए काम करेगा, दूसरा क्या, डेट ट्रैप की तरह भी काम करेगा। इसके लिए आपके बुक में दो स्टोरीज दी हुई हैं, एक किसकी, सलीम की, और दूसरी स्वप्ना की। सलीम क्या है, सलीम ने फेस्टिवल टाइम पे बैंक से लोन लिया, बैंक से लोन लेने के बाद उसने क्या कर दिया, शूज बनाए, और शूज से उसने सेल किया, मार्केट में सेल किया, उसके बाद उसे अच्छा खासा पैसा मिला, और उस पैसे से उसने क्या कर दिया, अपने लोन्स को चुका दिया, और लोन्स को चुकाने के बाद बाकी जो पैसा बचा एज अ प्रॉफिट अपने पास रखा। क्लियर है। तो ये उस सलीम के लिए क्या हो गया, एक तरह से अच्छी सिचुएशन बन गई, फ्रूटफुल सिचुएशन बन गई कि उसको लोन से फायदा हुआ। वहीं स्वप्ना क्या थी कि एक फार्मर थी, और फार्मर होने के साथ उसने जब बैंक से लोन लिया, तो बैंक से या फिर मनी लैंडर से लोन लिया, तो वहाँ पे इंटरेस्ट रेट वगैरह बहुत ज़्यादा थे, और इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होने की वजह से अब वो क्या, उसकी फसल खराब हो जाती है। अब जब फसल खराब हो जाएगी तो जो मेन सोर्स ऑफ इनकम था उसका, वो क्या हो गया, अब पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया। अब वो क्या करेगी कि जो इंटरेस्ट है, ठीक है, अब इंटरेस्ट या फिर लोन को रीपे करने के लिए दूसरा लोन लेगी, और दूसरे लोन के लिए फिर तीसरा लोन, ऐसे करके एक पूरी तरह से साइकिल बन जाएगा कि वो लोन से कभी छुटकारा पा ही नहीं पाएगी। अब जब लोन से छुटकारा नहीं पाएगी तो क्या होगा, ये उसके लिए डेट ट्रैप होगा, ठीक है, एक ऐसा जाल हो जाएगा उसके लिए, वो कर्ज का जाल बन जाएगा, वो कभी उससे छुटकारा नहीं पा पाएगी, ठीक है। ये अगर दो डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस लिखने के लिए आता है तो आप सलीम और स्वप्ना की स्टोरी छाप देंगे बिल्कुल, ठीक है। इसमें दो टाइप के सिचुएशंस होते हैं, एक फ्रूटफुल सिचुएशन जिसमें आपका जो लोन है वो एक अच्छी तरह से काम करेगा, जिससे आपको प्रॉफिट होगा, आपका ग्रोथ होगा। लेकिन डेट ट्रैप में क्या होगा कि आपका जो ग्रोथ है उसमें और भी आप क्या होते जाओगे, और भी उसमें फंसते चले जाओगे, और पूरी तरह से जो आपकी वेल्थ है, जो आपकी इनकम है, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो डेट ट्रैप में क्या होता है कि आप कर्ज में फंस जाते हो, और इसमें क्या होता है कि आप जो कर्ज है उसे अच्छे से यूटिलाइज करके अपना भी काम कर लेते हो, और लोन जो है उसे रीपे भी कर देते हो, ठीक है, क्लियर है। अब अगर मान लो कि बैंक क्या करता है, लोन देता है,
तो उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। तो क्या है वो टर्म्स ऑफ क्रेडिट? तो ये क्वेश्चन जनरली आपके 3 मार्क्स में आता है, ठीक है, और 5 मार्क्स में आता है। तो इसमें आपको करना क्या है कि ये जो आपको दिख रहा है एक लाइन में मैंने इसको क्लियर कर दिया है कि इंटरेस्ट रेट, कोलेट्रल, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट एंड मोड ऑफ रीपेमेंट, यही क्या है आपके टर्म्स ऑफ क्रेडिट है। कि अगर आप कभी भी लोन ले रहे हैं तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे, भैया इंटरेस्ट रेट कितना है। ऐसा तो नहीं कि अभी आपको बोल रहे हैं कि 5% इंटरेस्ट है, उसके बाद जब मैं भरने जाऊं तो बोलेंगे 8% इंटरेस्ट है। तो ठीक है, तो सबसे पहले किसी भी तरह का लोन लेने के लिए आपको क्या करना होगा, जो टर्म्स हैं वो उसमें इंटरेस्ट रेट को फिक्स किया जाएगा कि इंटरेस्ट रेट कितना है। अब लोन लोगे, अगर बैंक के पास जाओगे, बोलोगे भैया मुझे लोन चाहिए, तो वो क्या करेगा, उसके बदले में आपकी कोई प्रॉपर्टी या फिर आपकी कोई एसेट, उस एसेट को क्या करेगा कि गिरवी रखेगा। ठीक है, वही गिरवी रखने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कोलेट्रल कहते हैं। ऐसा तो नहीं बैंक में जाओगे, वो तुम्हारे चाचा का लड़का है, वो क्या कर देगा, आपको बिना कोलेट्रल के लोन दे लेगा। नहीं, बिना कोलेट्रल के लोन नहीं मिलेगा। इसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं, वो आगे आप देखोगे, वैसे 10th के लेवल पे जरूरी नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कि ये जो इंटरेस्ट और कोलेट्रल की जो इंफॉर्मेशन है वो किस में लिखी होगी, डॉक्यूमेंटेशन में लिखी होगी कि आपको कैसे पैसा रीपे करना है। ठीक है, आपका मोड ऑफ रीपेमेंट क्या होगा, ये सारी प्रोसेस किस में होगी, डॉक्यूमेंट में लिखी होगी। वही डॉक्यूमेंट क्या होता है कि उसमें इंटरेस्ट रेट, कोलेट्रल और मोड ऑफ रीपेमेंट का कंपाइलेशन होता है किसमें, डॉक्यूमेंट में। अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आया तो इन तीनों को लिख दोगे, इंटरेस्ट रेट, कोलेट्रल, डॉक्यूमेंटेशन, और इसे थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दोगे। और अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आया तो इन चारों को लिख के पहले तो ये लाइन लिख दोगे, और ये लाइन लिखने के बाद इन चारों को एक्सप्लेन कर दोगे, हो गया 5 नंबर फिक्स। कोई अगर काट देगा तो बताना। क्लियर है? अब देखो, इंडिया में 2 टाइप के सेक्टर्स हैं, एक है फॉर्मल सेक्टर, एक है इनफॉर्मल सेक्टर, किसमें, लोन्स को प्रोवाइड कराने में। ठीक है, 2 ग्रुप्स हैं आपके। फॉर्मल सेक्टर में क्या होता है, किसी भी तरह के बैंक, कोऑपरेटिव्स, एनबीएफसीज, ये क्या होते हैं, आपके फॉर्मल सेक्टर में आते हैं। वहीं इनफॉर्मल सेक्टर में क्या होता है कि जैसे मनी लैंडर, ठीक है, आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, लैंडलॉर्ड्स, ये क्या है, ये सारी ऐसी इंस्टीट्यूशंस हैं जो इनफॉर्मल सेक्टर में आते हैं, जिनका कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होता, इन्हें कोई मॉनिटर करने वाला नहीं होता। तो ऐसा नहीं कि लोन के नाम पे आप कुछ और कर रहे हो, तो इन्हें कोई मॉनिटर करने वाला नहीं होता। तो ये क्या है, 2 टाइप के आपके सेक्टर्स हैं, एक फॉर्मल है, एक इनफॉर्मल है। और किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में आपको क्या, लोन्स बहुत ज़्यादा या फिर क्रेडिट जो है वो क्रूशल होता है। ठीक है, अगर आप अच्छे से क्रेडिट वगैरह देते हैं तो आपकी जो कंट्री है वो अच्छे से ग्रो करेगी। ठीक है, अगर हम इनफॉर्मल सेक्टर का रोल ज़्यादा बढ़ा देंगे तो उसमें हमें क्या होगा, आगे चल के बहुत सारे डेट ट्रैप के जो सिचुएशंस हैं वही देखने को मिलेंगे। तो ये चार्ट है, इसमें देख लो कि आप एक या फिर जो इंडिया में कितने परसेंट किस किस इंडस्ट्रीज में, किस किस सोसाइटीज से जो पैसे हैं वो हमारी मार्केट में आते हैं। मनी लेंडर के पास से 33% आता है, कॉमर्शियल बैंक से 25%, फिर उसके बाद कोऑपरेटिव से 25%, गवर्नमेंट से 1%। तो ये सारे क्या हैं, ये आपको बुक में भी डेटा मिल जाएगा, ये देख लेना। ठीक है, उसके बाद देखो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर में कौन कहाँ से लोन ले रहा है। अगर हम पुअर हाउस होल्ड की बात करें तो बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होता है, और लैक ऑफ नॉलेज की वजह से उन्हें डिपेंड करना पड़ता है किस पे, इनफॉर्मल सेक्टर पे। ठीक है, बैंक में गए, उन्हें कुछ पता नहीं है, सिग्नेचर वगैरह कोई अच्छे से डॉक्यूमेंटेशन नहीं करने आता, तो उन्हें क्या है कि ज़्यादातर ज़्यादा पोर्शन किस में देना पड़ता है, उन्हें इनफॉर्मल सेक्टर से पे करना पड़ता है या फिर इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेना पड़ता है। वहीं पे अगर हम देखें कि ऐसे घर जहाँ पे थोड़े बहुत क्या है, एसेट्स वगैरह है, वहां पे अगर आप एवरेज देखो तो 50% का एवरेज निकल जाएगा। ठीक है, वहीं अगर जो हेल्दी फैमिली से है, ठीक है, अच्छी खासी फैमिली से, उसे हम देख रहे हैं 72% फॉर्मल सेक्टर से लोन मिल रहा है। वहीं जो रिच हाउस होल्ड है उनका तो 90% कहाँ से आ रहा है, फॉर्मल सेक्टर से आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो बैंक्स और कॉपरेटिव्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्या करना,
कि उन्हें रूरल एरिया में डिपेंडेंसी कम करना किसके ऊपर, इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट के ऊपर, कि जो रूरल एरिया में मनी लैंडर वगैरह हैं उनसे क्या कर दिया जाए, उनका जो लोन एक्टिविटी है उन्हें बहुत कम किया जाए। तभी क्या होगा, जो कंट्री है वो ग्रो कर पाएगा, डेवलप कर पाएगा। नहीं तो जो भी जिसे लोन दे रहे हैं वो उसका जो सारा पैसा है वो किस में चला जाएगा, इंटरेस्ट रेट को पे करने में चला जाएगा। ठीक है। सेकंड क्या है कि जो फॉर्मल सेक्टर है उसे ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसे कमाने के लिए लोन देना चाहिए, कि जो कंपनी है, जो बैंक है, उसे पैसा मिल रहा है, उसे इनकम मिल रही है, इसलिए वो क्या कर रहा है कि सिर्फ जो रिच हाउस होल्ड्स हैं जहाँ पे उनका लोन सिक्योर है उन्हें ही लोन दिया जाए। उनको क्या करना होगा, जो पुअर हाउस होल्ड हैं, जो रूरल एरिया है, वहाँ पे भी क्या करना होगा, लोन देना पड़ेगा। ठीक है। इसके लिए आरबीआई ने सर्टेन रूल्स एंड नॉर्म्स भी बनाए हैं। ठीक है, वो एक्सप्लेन करूंगा तो फिर और ज़्यादा टाइम चला जाएगा। ये जस्ट रिवीजन सीरीज है, इसलिए बस आप रिकॉल करते चले जाओ कि क्या क्या हमने पढ़ा था। अब धीरे धीरे आपको सब कुछ याद आ जाएगा। अब सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में टिपिकली अगर देखें तो 15 से 20 मेंबर होते हैं जो क्या करते हैं, अपने सेविंग को पूल करते हैं, अपने सेविंग को इकट्ठा करते हैं और उन्हें एज अ लोन क्या कर देते हैं, बांटते हैं। अब इनका इंटरेस्ट रेट वगैरह बहुत कम होता है, जनरली इसमें वुमेन्स होती हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखना है कि अगर वुमन है तो वो सिर्फ वुमन को लोन देंगी ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो क्या करेंगी, किसी को भी लोन दे सकती हैं। वो उनके मेंबर्स के ऊपर है, पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन, किसे लोन देना है किसे नहीं देना है, ये सारा डिसीजन किसके ऊपर होगा, जो उस ग्रुप की मेंबर होंगी उनके ऊपर होगा। ठीक है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप का मतलब यही आपको समझ में आता है, जो खुद से अपनी जो एक ऐसा ग्रुप है जो खुद से अपनी मदद कर रहा है। तो खुद से अपनी मदद कैसे करता है कि जो 15 से 20 औरतें हैं उनका एक ग्रुप होता है, वो कुछ 100-200 रुपए या फिर उससे ज़्यादा क्या करती हैं, पूल करती हैं, इकट्ठा करती हैं। उसके बाद नॉमिनल इंटरेस्ट रेट पे वो लोन प्रोवाइड कराती हैं। उससे क्या होता है कि एक तरह से डिपेंडेंसी कम करता है किसके ऊपर, इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट के ऊपर, मनी लेंडर वगैरह के ऊपर। और ये डेट ट्रैप वगैरह में नहीं फंसते, इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता है इनका। तो ये क्या करता है कि जो वुमेन्स हैं उन्हें एक तरह से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने में हेल्प करता है। ठीक है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार के सैम्पल पेपर में भी आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप से क्वेश्चन था। तो यहीं से क्वेश्चन आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत तोड़ मरोड़ देगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। कोई डाउट होगा तो नीचे कमेंट में करना, अगली वीडियो में उसे क्या कर देंगे, ऐड कर लेंगे। तो हमने इतना टॉपिक क्लियर कर लिया है कि मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी कैसे हमारी मीडिएट करता है, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी क्या है, लोन एक्टिविटीज़ कैसे परफॉर्म की जाती हैं, क्रेडिट सिचुएशंस क्या हैं, टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या है, फॉर्मल सेक्टर, फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर क्या है, और SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है। तो ये भी चैप्टर लगभग आपका क्लियर हो गया। लेकिन 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 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर हम इसमें नहीं देखेंगे तो जैसे क्लास में जो पढ़ाया वो निकल जाता है, वैसे ही यूट्यूब पे जो पढ़ा वो भी चला जाएगा। तो ये जो क्वेश्चंस हैं इन्हें क्या करोगे, फिर से सॉल्व करोगे, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि हमारा चैप्टर अभी क्लियर हुआ है या कुछ बाकी है। रूल मैंने पहले ही बताया था कि 25 मिनट का वीडियो देखने के बाद कम से कम 20 से 25 मिनट क्या करना है, अपनी जो बुक है उसको एक बार रीड कर लेना है। ठीक है। और उसके बाद इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेना है। क्वेश्चंस जब अटेम्प्ट करोगे आप तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। टाइम टाइम को मैनेज करो कैसे भी करके। मैंने सबसे पहले बोला था कि इस सब्जेक्ट को सिर्फ 1 घंटा चाहिए, 1 घंटे से ज़्यादा नहीं चाहिए। जब 1 घंटे से ज़्यादा नहीं चाहिए तो क्या चाहिए हमें कि हम 5 से 7 क्वेश्चन है, वो भी मैं एक दिन के गैप में देता हूँ। तो क्या करना है आपको, सिर्फ इसको अटेम्प्ट करना है। किसने, ये आपके 3 से 5 पॉइंट में अटेम्प्ट करने हैं। और अटेम्प्ट करने के बाद क्लियर हो जाएगा कि आपको ये चैप्टर में अभी कुछ डाउट है, कुछ बाकी है। अगर कोई डाउट होगा तो नीचे लिख देना, वो हम अगली वीडियो में उसे क्या कर लेंगे, कंसिडर करेंगे। क्लियर है। क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करोगे सब उड़ जाएगा दिमाग में से। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब आपको क्या करना है बताना ज़रूरी तो है नहीं, आपको सब्सक्राइब और लाइक करना है।
और लाइक वीडियोस पे बहुत कम होते हैं, 45-40 लोग देख लेते हैं और लाइक होता है सिर्फ 4 और 5। तो लाइक करो, ठीक है, फ्री है ना ये।